तो जो लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे अमोनिया की। दो चार केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया की बची हैं और उसके यूजेस हैं, उन्हें लिख करके अमोनिया जो है टॉपिक अपना उसको खत्म करते हैं। तो आखिरी हम लोगों ने शायद ऑक्सीडेशन लिखा है, एक बार मुझे बता दीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ही लिखा है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की कंबशन। कंबशन अमोनिया जो है कंबस्टाइल नहीं है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है। ना तो खुद जलता है, ना इसकी वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो जलता है। कंबशन नहीं होता इसका। पर अगर आप एक्सेस ऑफ एयर मतलब O2 प्रोवाइड करते चले जाएं तो ये आपको डाई नाइट्रोजन और वाटर प्रोड्यूस करके देता है। देखिएगा, कंबशन ammonia is neither combustile. Ammonia is neither combustile nor supporter of combustion, nor supporter of supporter of combustion, supporter of combustion. Full stop. However, however, comma, it burns in the presence of oxygen. However, it burns in the presence of oxygen to form to form dinitrogen and water, to form dinitrogen and water. रिएक्शन लिख दो बच्चों। 4NH3 plus 3O2 gives 2N2 plus 6H2O। बोर्ड पर जो पहली रिएक्शन है लिख दीजिए। नेक्स्ट अगली केमिकल प्रॉपर्टी में लिख नहीं पाया, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गई, मेरी नजर नहीं पड़ी इस पर। आप लोग लिखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, AMIDE, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिखिएगा इसमें। when ammonia is passed over when ammonia is passed over is passed over heated heated sodium or potassium, heated sodium or potassium at 575 Kelvin, at 575 Kelvin, comma, it forms amide, it forms amide with the liberation of dihydrogen. It forms amide with the liberation of dihydrogen. तो जब एकदम गर्म सोडियम या पोटेशियम इसके ऊपर आप अमोनिया NH3 गैस को पास करते हैं तो ये अमोनिया और हीटेड सोडियम और पोटेशियम आपस में रिएक्ट करके
मेटल अमाइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम के साथ NaNH2, पोटेशियम के साथ KNH2, और साथ में रिलीज होती है डाई हाइड्रोजन गैस H2। केमिकल रिएक्शन लिखो बच्चों। 2Na प्लस 2NH3 प्लस 2NH3 gives 2NaNH2, 2NaNH2 प्लस H2। ये जो कंपाउंड आपको मिला है NaNH2, इसको बोलते हैं सोडा अमाइड। सोडा अमाइड। सोडा अमाइड। हाँ जी। नेक्स्ट अगली केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद हेलोजेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिएक्शन विद हेलोजेंस, क्योंकि इसमें आप दो केसेस पढ़ने वाले हैं। जब आप अमोनिया और हेलोजेंस X2 को रिएक्ट करवाएंगे तो आप दो कंडीशन देखेंगे। एक बार तो आप अमोनिया को एक्सेस ज्यादा लेंगे, जितना लेना चाहिए उससे भी ज्यादा एक्सेस में लेंगे, और दूसरे केस में हम लोग जो हेलोजन है उसको एक्सेस में लेते हैं। जैसे मान लो कि तुमने क्लोरीन का Cl2 का अटैक करवाया, तो अगर अमोनिया को एक्सेस में डाला तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और डाइनाइट्रोजन। पर अगर आपने अमोनिया की जगह Cl2 को एक्सेस में रखा अमोनिया के कंपैरिजन में, तो आपको मिलेगा NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है NCl3 जो है, ये होता है एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। तो लिखिएगा रिएक्शन हेलोजेंस में रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया reaction of chlorine and ammonia occurs in two ways occurs in two ways occurs in two ways depending upon whether WHETHER depending upon whether ammonia is in excess or chlorine is in excess। ammonia is in excess और chlorine is in excess। दो रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही होंगी बोर्ड में, जिसमें एक में हमने NH3 को एक्सेस में लिया है और दूसरे को हमने Cl2 को एक्सेस में लिया है। दोनों को लिख दीजिएगा। लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। रिएक्शन लिख लो तो कमेंट कर देना। ये जो सेकंड रिएक्शन में NCl3 बनाया है, इसका नाम लिख लेना नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला क्या नाम नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड आपने लिखा, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना एक्सप्लोसिव। EXPLOSIVE एक्सप्लोसिव एक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला कंपाउंड है NCl3। तो नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी
केमिकल प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जैसे आप सभी को पता होगा एक केमिकल बॉन्ड दो टाइप की होती है। एक तो आयोनिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम लूज करता है और दूसरा जो है वो गेन करता है। लूज करने वाला कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, गेन करने वाला एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। और दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में वहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। बात करें दूसरी बॉन्ड की, तो दूसरी बॉन्ड आपकी कहलाती है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। जैसे कि CH4 मीथेन, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में चाहिए, हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में चाहिए। चार क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। कार्बन हर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, कोई देना ही नहीं चाहता, तो इस केस में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। तो यहाँ पर ये क्या सॉल्यूशन निकलता है कि दोनों एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें। तो यहाँ शेयरिंग का मतलब आपके पास में जो बॉन्ड बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा टाइप का जो केमिकल बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसके अंदर एक एटम या ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जब वो बाहर आता है तो उस बेचारे को कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। कम से कम कमी लोन पेयर की है, दो इलेक्ट्रॉन्स की है, इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिलता। पर किसी कंपाउंड का एक ऐसा एटम जो किसी के साथ आफ्टर शेयरिंग शेयरिंग करने के बाद अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर चुका है, वो उस एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है जिसके पास में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो लोन पेयर के डोनेशन से बना और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है जनरली दो चीजों के बीच में बनते हैं। एक तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कहा था, क्योंकि उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल जो है वो पड़े होते हैं। जब ऑर्बिटल खाली है तो आराम से उसके अंदर दो पेयर और दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब वन पेयर इजीली जो है वो उसके अंदर एंटर किया जा सकता है। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जब आप ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाओ जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि आपका अमोनिया, तो अमोनिया अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की तरफ। और ये जो बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसको अपन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्योंकि अमोनिया NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, लोन पेयर, तो इस वजह से बहुत आसानी से अमोनिया अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसी ऐसे मेटल या एलिमेंट को जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की और कमी हो। मतलब मॉलिक्यूल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए
और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही देखी जाती है, इवन नंबर के लिए नहीं। इवन का मतलब आपके पास में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो और आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। पर जनरली ये देखा गया है जब इवन नंबर होता है तभी ऐसा होता है। तो आपको बोर्ड पर कुछ रिएक्शंस दिख रही होंगी। पहली रिएक्शन Ag+ मैंने सिल्वर आयन लिया और 2NH3 अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवा दी। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला है उसको बच्चों मैंने एक ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ध्यान रहे। इस बड़े ब्रैकेट में जो भी कंपाउंड, आयन, कॉम्प्लेक्स जो भी लिखा जाता है, इसका मतलब है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैरी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं Ag जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है और NH3 जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि NH3 अपने लोन पेयर को Ag+ सिल्वर आयन जो है उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देता है और इस तरीके से NH3 अमोनिया किसी सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड, सॉरी, लिगेंड अमोनिया को कहते हैं। अपने पास चैप्टर आएगा पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लिगेंड बोलते हैं। तो अमोनिया जो कि यहाँ लिगेंड है अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम Ag को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स को कह देंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बाकी आपका जब चैप्टर आएगा पूरा चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखिएगा, अमोनिया एक्ट एज लेविस बेस। अमोनिया एक्ट एज लेविस बेस due to presence of due to presence of lone pair of electrons, lone LONE, lone pair of electrons, lone pair of electrons on the nitrogen atom, on the nitrogen atom, full stop. Therefore comma, therefore comma, it can form coordinate bond, it can form coordinate bond, coordinate bond with a number of, with a number of transition metal, transition metals, transition metals forming, forming coordinate compounds, forming coordinate compounds। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों। तो आप यहाँ दो रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें एक बार हम लोग NH3 की रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं Ag के साथ और दूसरी बार जो है हम लोग करवा रहे हैं कॉपर के साथ। रिएक्शन बना लीजिए और बनाने के बाद कमेंट कर देना डन।
जो सबसे पहली रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाली, कोई बताएगा जो प्रोडक्ट है, ये हम लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा है। जो पहली रिएक्शन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हमने लिखी है, ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या है, किस चैप्टर में पढ़ा है, कोई बताएगा? तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका जवाब है, आप लोगों ने तो दिया नहीं उसका जवाब। बोर्ड ब्लर हो गया है। देखो मैं एंड करके फिर से एंटर करता हूँ। करो, अब चेक करो एक बार, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बताओ, जो पहली रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, क्या नाम है इसका, किस चैप्टर में पढ़ा है? बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं ही बता रहा हूँ। ये बच्चों, आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है, ये टॉलरेंस रिएजेंट है। AgNH3, अच्छा, रिएक्शन में AgNH3 होल ट्वाइस लिख लेना प्रोडक्ट में, AgNH3 का होल ट्वाइस है, चार्ज है +1, ये टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है, टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये बच्चों, हम लोगों ने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी अमोनिया की। अमोनिया में लास्ट हम लोगों को पढ़ना है यूजेस, यूजेस ऑफ अमोनिया। फर्स्ट, सबसे पहला यूज लिखिएगा, अमोनिया इज यूज्ड इन द, अमोनिया इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एंड सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेकंड यूज, दूसरा यूज लिखिएगा, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज, लिक्विड अमोनिया is used as a refrigerant, used as a refrigerant। तो चीजों को खराब होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर चीजों को रखते हैं जमाए रखने के लिए, और वहाँ जो ये काम है ये एक्चुअल में होता है लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट, अगली केमिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in the manufacturing of
रेयॉन, RAYON, रेयॉन। रेयॉन ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। रेयॉन का कपड़ा एकदम दिखने में सिल्क के जैसा एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम होता है। रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज की हेल्प से तैयार किया जाता है। पर आपको ये डिटेल्स वगैरह नहीं लिखनी है, बस आपको ध्यान रखना है कि रेयॉन की प्रिपरेशन में आप HNO3 का, सॉरी, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अगला यूज, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, used for preparing various nitrogenous fertilizers, various nitrogenous fertilizers like ammonium nitrate, NH4NO3, ammonium nitrate, comma, ammonium sulfate, ammonium sulfate, comma, ammonium phosphate, ammonium phosphate, and urea, and यूरिया। तो ये टाइल्स वगैरह जो हैं उन्हें बनाने के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती है, सर टाइल्स का, सॉरी, फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन के बने होते हैं। देखो, किसी भी प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए तीन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, एक नाइट्रोजन, एक पोटेशियम, और एक आपका जो है वो है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो फर्टिलाइजर्स जो कि स्पेसिफिकली नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन कंसंट्रेटेड फर्टिलाइजर्स, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया, ये सब के सब जो है बच्चों अमोनिया की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। लास्ट यूज है इसका, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। तो बच्चों ये अमोनिया वाला जो पार्ट था अपना वो हो गया कंप्लीट। अब आपके सामने अगर बुक हो तो अब उसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स दे रखी होंगी, जो नई हेडिंग होगी। पर कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस डिलीट हुआ है, हमारा जो रिवाइज्ड सिलेबस है उससे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो हैं वो हटा दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डाइनाइट्रोजन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा अमोनिया, और अब हम लोग करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन का कंपाउंड है अगला जो हम लोगों को करना है, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। लिखिएगा, नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, फुल स्टॉप।
it is a very strong it is a very strong oxidizing agent, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड तो है ही, और एसिड भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। नाइट्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 इन नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। तो नाइट्रिक एसिड के HNO3 के हम लोगों को लिखने हैं प्रिपरेशंस। वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग डाइहाइड्रोजन जो है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका प्रिपरेशन में हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, लेबोरेटरी मेथड। कि अपनी केमिस्ट्री लैब में आप नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड। इसके लिए हमें नाइट्रेट आयन का कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हम लोगों ने ले लिया सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और इसे गर्म करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaNO3 से सोडियम H2SO4 के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर जाएगा, और हाइड्रोजन एटम जो है वो सोडियम की जगह ले लेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको जो कॉम्प्लेक्स तैयार मिलेगा वो होगा एक तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और दूसरा वाला जो ऑरेंज कलर में इसने लिया था वो तो खुला ही नहीं, तो फिर खास कोई दिक्कत उसकी है नहीं। दूसरे वाले में हम लोग दूसरा जो कंपाउंड ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट की जगह आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं। और रिएक्शन बच्चों हमें इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही करवानी है, कंसंट्रेटेड वो भी। और टेम्परेचर 423 से लेकर के 475 केल्विन तक हम लोगों को रखना है। लिखिएगा, इन द लेबोरेटरी in the laboratory, comma, nitric acid can be prepared by in the laboratory, comma, nitric acid can be prepared by heating सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट with concentrated sulfuric acid with concentrated sulfuric acid at about 423 to 475 Kelvin, 423 to 475 Kelvin। रिएक्शन लिख दो, पहली जो प्रिपरेशन पहली रिएक्शन है।
डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है ये। रिएक्शन आई होप आप लोगों ने लिख दी होगी। एक जो अगला तरीका है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने का, और जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, इसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपको लार्ज स्केल पर HNO3 प्रोड्यूस करना है तो हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस का सहारा लेते हैं। दूसरी जो हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल मेथड, और ब्रैकेट में आप नाम लिख सकते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, OSTWALD, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में सबसे पहले आप लेंगे अमोनिया, उसे करेंगे ऑक्सीडाइज O2 की प्रेजेंस में, साथ में प्लेटिनम या रोडियम का गॉज, टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन और प्रेशर लगभग 9 बार का हम लोग मेंटेन करेंगे। ऐसा करने से NH3 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO के अंदर और O2 रिड्यूस हो जाएगा H2O के अंदर। फिर सेकेंड स्टेप में ये जो NO बना है इसको हम लोग फिर आगे और फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अब ये NO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NO2 के अंदर, NO2 के अंदर। और तीसरे स्टेप में ये जो NO2 बना है इसको बच्चों हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइज, इसको पानी में डालते हैं, पानी में डिसॉल्व करने के बाद में ये NO2 जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है HNO3 नाइट्रिक एसिड और साथ में NO नाइट्रिक ऑक्साइड। NO जो है बच्चों सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस के सेकेंड स्टेप के अंदर NO यूज में आ रहा है, तो अगर इस रिएक्शन के दौरान NO प्रोड्यूस होता है तो फिर से रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है और पीछे आपका HNO3 रह जाता है। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो लिखिएगा ऑन ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय nitric acid is manufactured by Ostwald process. Ostwald process in which it is prepared by the catalytic oxidation. It is prepared by catalytic oxidation carried out carried एक सेकेंड catalytic oxidation of ammonia which is carried out catalytic oxidation of ammonia which is carried out by atmospheric oxygen, which is carried out by
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अगली लाइन से लिखिएगा, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अबाउट, the reaction is carried out at about 500 Kelvin and 9 bar pressure, 500 Kelvin and 9 bar pressure, 9 bar pressure and PT और RH, प्लेटिनम और रोडियम, PT और RH गॉज, GAUG गॉज एज कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट। तो प्लेटिनम वायर या फिर रोडियम वायर का एक गॉज, एक नेटवर्क जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, और ये रिएक्शन 500 केल्विन और 9 बार के प्रेशर पर होती है, जिसकी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ओस्टॉल प्रोसेस की पहली रिएक्शन लिख दीजिए। सेकंड स्टेप लिखिएगा। अच्छा, ये जो NO बना है ना फर्स्ट स्टेप में, NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरी रिएक्शन लिख लो। तो सेकंड स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था NO, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपको दे रहा है NO2। और थर्ड स्टेप जो है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में जो NO2 बना है, अब उसका हाइड्रोलाइसिस आपको करना है, वाटर में उससे डिसॉल्व करना है, और आपको मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड, HNO3। रिएक्शन लिख दो जल्दी से। रिएक्शन के नीचे एक नोट बना करके लिखिएगा, द NO नाइट्रिक ऑक्साइड, the NO thus formed, NO thus formed is recycled, is recycled, and the aqueous HNO3 can be concentrated, aqueous HNO3 can be concentrated
The NO thus formed is recycled, and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. 68% बाय मास। तो ये जो NO है ये तो आपका रिसाइकल हो जाएगा, और ये जो HNO3 आपको मिलेगा ये डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि देखो आपने पानी में डिसोल्व करने के बाद में बनाया है, डाइल्यूटेड होगा। पर इसे कंसंट्रेटेड किया जा सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से, और मैक्सिमम कंसंट्रेटेड कितना कर सकते हैं इसको, 68% बाय मास हम लोग इसे कर सकते हैं। हाँ जी। तो अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज करनी है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला पॉइंट, प्योर नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। Pure nitric acid is a colorless liquid. Second point, it has boiling point. It has boiling point. It has boiling point 355.6 Kelvin. 355.6 Kelvin, and freezing point freezing point जो है वो आपको दे रखा है, is freezing point is 231.4 Kelvin, 231.4 Kelvin. Next, the laboratory grade nitric acid, जो लैब में आता है अपने पास, the laboratory grade nitric acid, the laboratory grade nitric acid, बॉइलिंग पॉइंट बताया था मैंने 355.6 केल्विन। हाँ जी, आप तो लिखो लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स अबाउट 68% बाय मास HNO3। तो लैब में अपने पास में जो आता है वो 68% बाय मास HNO3 होता है। नेक्स्ट, अगला, the impure nitric acid is generally yellow. The impure nitric acid is generally yellow due to presence of impurity of NO2. तो वैसे कलरलेस होता है HNO3, पर NO2 की इम्प्योरिटी की वजह से ये येलो दिखाई देता है। फुल स्टॉप लगा के लिख दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग डिसॉल्व्ड NO2, नाइट्रिक एसिड containing dissolved NO2 is called fuming nitric acid, FUMING, fuming nitric acid, और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रिक एसिड के लिए है, it has a corrosive action on skin and produces painful
ब्लिस्टर्स, BLISTERS। ब्लिस्टर्स का मतलब फफोले। तो अगर स्किन पर गिर जाए तो वहां पर जला देता है, वहां पर फफोले जो हैं ब्लिस्टर्स वो बन जाते हैं। तो इसका कोरोसिव एक्शन है, किसी भी चीज के कांटेक्ट में अगर आता है तो उसको जला देने की ये मतलब खत्म करने की कोशिश करता है नाइट्रिक एसिड। तो ये बच्चों नाइट्रिक एसिड के हो गए यूजेस। अब देखो अगले अपने केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी यूजेस क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगली अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि नया टॉपिक है, और इसे अपन अ, वैसे अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए जो होमवर्क है वो है आपको HNO3, HNO3 का स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के रखना है। और एक ब्राउन रिंग टेस्ट, ये हमने 11th क्लास के प्रैक्टिकल्स में किया होगा। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करके रखना है। तो होमवर्क आपका हो गया, एक तो ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और एक हो गया फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउन रिंग टेस्ट। तो चलिए बच्चों, अब अपनी मुलाकात अगली क्लास में ही आपसे होगी।